गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में हमने लास्ट वीडियो में हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है, जिसका आपके पास में यूनिट फर्स्ट आपके पास में आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, जिसमें हमने आयनिक ठोस आपके पास में क्या होता है, आयनिक ठोस के पास में गुणधर्म हमने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि आपके पास में कोई भी आयनिक यौगिक बनता है उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। उसमें क्या होता है, आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध से मतलब ये है कि आपके पास में कोई भी आपके पास में धनायन ऋणायन है, उनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण उनमें आपके पास में कण पास में आते हैं, जिसे हम आयनिक बंध के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास चल रहा था आयनिक ठोसों के गुणधर्म। उसमें हमने पहला आयनिक आपके पास में गलनांक और क्वथनांक के बारे में हमने अध्ययन किया था कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। आयनिक यौगिकों में आयन पास में होते हैं, उनमें परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण आयनिक बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आपके पास में आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक अधिक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का गलनांक सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में अधिक होता है। यानी कि आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवलेंट कंपाउंड से क्या होता है, आपके पास में अधिक इसका गलनांक क्वथनांक होता है। ठीक है, यानी कि इनमें क्या होता है, आपके पास में परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है आयनों के मध्य, जिसके कारण आपके पास में आयंस को तोड़ने के लिए आपके पास में इनमें आपके पास में आयनिक बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी के साथ में आपके पास में दूसरा गुणधर्म है चालकता। चालकता यानी आपके पास में आयनिक यौगिक हैं वो आपके पास में सुचालक हैं या कुचालक हैं। आयनिक यौगिकों की बात करें तो हम जानते हैं आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय संरचना में पाए जाते हैं, क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। क्रिस्टल में आपके पास में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अर्थात हम कह सकते हैं कि धनायन ऋणायनों के चारों ओर से घिरा होता है, जो ऋणायन है वो धनायनों के चारों ओर से घिरा होता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, आपके पास में धनायन और ऋणायन के मध्य परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण आपके पास में जो आयनिक यौगिक हैं वो कुचालक प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन है, या आपके पास में जलीय विलयन हो या आयनिक यौगिक गलित अवस्था के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था के अंदर यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखो चालकता। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें धनायन ऋणायनों द्वारा एवं ऋणायन धनायनों द्वारा घिरा होता है तथा धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है तथा आयनिक यौगिकों में
आयनिक यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। लेकिन विशेष क्या है, आयनिक यौगिक जलीय विलयन अवस्था, जलीय विलयन अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात गलित अवस्था में क्योंकि गलित अवस्था में आयनिक यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, चालकता की बात करें, कंडक्टिविटी की बात करें तो आयनिक यौगिक आपके पास में क्रिस्टल या संरचना में पाए जाते हैं, यानी कि धनायन ऋणायनों के द्वारा घिरे होते हैं। धनायनों और ऋणायनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगने के कारण कण पास में होते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण आपके पास में जो आयनिक कंपाउंड हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन गलित अवस्था की बात करें या जलीय विलयन अवस्था की बात करते हैं तो आपके पास में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में या आपके पास में जलीय विलयन अवस्था में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं NaCl आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये आपके पास में चालकता हो गई है, इसको नोट करो आप। इसके बाद में आपके पास में आती है भंगुरता। ठीक है, इसको नोट करो। फिर आगे आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट आपके पास में गुणधर्म है भंगुरता। तीसरा आपके पास में है भंगुरता, इसको नोट कर लो।
भंगुरता। देखो भंगुरता का मतलब ये है कि आपके पास में आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन एक विन्यास में पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यदि आयनिक यौगिकों की जो क्रिस्टलीय संरचना है उसमें से आपके पास में कोई भी आयन हम निकाल लेते हैं, चाहे धनायन लें चाहे ऋणायन लें, तो धनायन या ऋणायन के निकलने के पश्चात वहाँ पे आपके पास में समान आवेश वाले आयन पास पास में आ जाते हैं और समान आवेश वाले आयनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने के कारण आपके पास में आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, हम इनकी भंगुर प्रकृति बनाएं तो देखो क्या होगा। आयनिक क्रिस्टल में तो आपके पास में आयनिक यौगिक है, ठीक है। ये आपके पास में आयनिक कंपाउंड है, ये आपके पास में एक प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आयनिक यौगिक की क्रिस्टलीय संरचना, आयनिक यौगिक की क्रिस्टलीय संरचना, अगर यहाँ पे आपके पास में इस क्रिस्टलीय संरचना में कोई भी आपके पास में धनायन हो या ऋणायन हो वो आपके पास में बाहर निकल जाए तो क्या होगा देखो। प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आपके पास में यहाँ से एक धनायन को हम गायब कर दें, ठीक है, एक धनायन यहाँ से आपके पास में निकल जाए तो आपके पास में यहाँ पे आपके पास में क्या होगा देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव आपके पास में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण आपके पास में आयनिक यौगिक की भंगुर प्रकृति, आयनिक यौगिक की भंगुर प्रकृति, ठीक है, आयनिक यौगिक की भंगुर प्रकृति, ठीक है। यानी आपके पास में आयनिक यौगिक है वो क्रिस्टल या ठोस होते हैं। तो देखो इसके बारे में हम थोड़ा लिखें। भंगुर प्रकृति के बारे में हम देखें। आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, यानी बस में क्रिस्टल के रूप में होते हैं अर्थात आयन परस्पर एक निश्चित विन्यास में अभिविन्यासित होते हैं,
ठीक है। यदि आयनिक यौगिक की क्रिस्टलीय संरचना में कोई आयन अपने स्थान से हट जाता है तो समान आवेश वाले आयनों में प्रतिकर्षण बल लगने से समान आवेश वाले आयन में प्रतिकर्षण बल लगने से भंगुर प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इसको नोट करो। यानी आपके पास में जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक में आपके पास में एक निश्चित विन्यास पाया जाता है, एन का पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपके पास में इसमें कोई भी एक आयन आपके पास में पॉजिटिव हो, नेगेटिव अपने स्थान से हट जाता है, उस कंडीशन में आपके पास में समान आवेश वाले आयन पास में आते हैं, और समान आवेश वाले आयन पास में आने पर वहाँ पे रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण आपके पास में वो क्रिस्टल आपके पास में कैसा होगा, भंगुर प्रकृति रिप्रेजेंट करेगा या भंगुर प्रकृति का होगा। ठीक है, इसको नोट करो। आगे के पास में है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी, जिसको यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आयनिक यौगिकों के पास में जालक ऊर्जा पाई जाती है। जालक ऊर्जा वहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक आपके पास में एक अणु के फॉर्मेशन में काम आती है, और एक आपके पास में क्रिस्टल या ठोस को आयनों में डिवाइड करने के काम आती है। ठीक है, यानी कि जालक ऊर्जा लैटिस एनर्जी जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा आयनिक यौगिकों के लिए जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो एक मोल भिन्न भिन्न गैसीय आयनों द्वारा एक मोल भिन्न गैसीय आयनों द्वारा एक मोल ठोस क्रिस्टल निर्माण हेतु
मुक्त होती है, मुक्त होती है होती है उसे जालक ऊर्जा, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास में कोई आपके पास में 1 मोल ठोस है, 1 मोल ठोस को आयनों में डिवाइड करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जालक ऊर्जा। 1 मोल 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस को 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस को उसके आयनों में, उसके आयनों में बदलने के लिए, आयनों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा को, जालक ऊर्जा को U0 U0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कई जगह के पास में U भी लिखा मिलेगा और U0 नोट भी होता है। ठीक है। आयनिक यौगिकों के लिए जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो 1 मोल भिन्न भिन्न, यहाँ पास में भिन्न भिन्न कर सकते हैं, भिन्न भिन्न गैसीय आयनों द्वारा 1 मोल ठोस क्रिस्टल निर्माण हेतु मुक्त होती है, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस को उसके आयनों में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा को U के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में देखो, आपके पास में NaCl 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस आपके पास में 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस है। इसको आपको आयनों में बदलने के लिए, ठीक है, इसको आयनों में बदलने के लिए आपको जालक ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसको पर कहते हैं जालक ऊर्जा। ठीक है। जिससे आपके पास में Na+ और Cl- आयनों का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। यानी कि आपके पास में 1 मोल क्रिस्टलीय ठोस को उसके आयनों में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। यानी जालक ऊर्जा को हम एक फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं और फॉर्मूला आपके पास में है U बराबर Na, N आपके पास में है अवोगाद्रो संख्या, Z + Z - E² बटे R² इंटू 1 - 1/n। ठीक है। U आपके पास में, U बराबर आपके पास में है जालक ऊर्जा, U बराबर आपके पास में है जालक ऊर्जा, Na आपके पास में है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, और Z प्लस आपके पास में जो आयन है उन पर आपके पास में धनायन या धनायन पर आवेश, Z प्लस बराबर धनायन पर आवेश, Z माइनस ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पर आवेश है, और E आपके पास में गुणांक है, और N आपके पास में बॉन्ड गुणांक है, R आपके पास में आयनों की त्रिज्या है, R आपके पास में है आयनों की त्रिज्या,
n बराबर बॉर्न गुणांक है, और r आपके पास में है परमाणुओं के मध्य की दूरी या आयनिक त्रिज्याओं के मध्य की दूरी। आयनिक त्रिज्याओं के मध्य की दूरी, इसको नोट करो। ठीक है, अब आपके पास में है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा आपके पास में दो प्रकार की हो सकती है जालक ऊर्जा, यानी कि एक मोल क्रिस्टल ठोस हम बना सकते हैं और एक मोल जो क्रिस्टल ठोस है उसको आयनों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास में एक मोल क्रिस्टल ठोस बनाएंगे, आपके पास में पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, उनको पास पास में लाएंगे तो आपके पास में वहाँ पे एनर्जी बाहर निकलेगी, और एक मोल क्रिस्टल ठोस को आयनों में तोड़ने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। यानी आपके पास में जालक ऊर्जा में आपके पास में हम दो चीज़ें देख रही हैं, एक बार आपके पास में एनर्जी बाहर निकलती है, एक बार आपको एनर्जी देनी पड़ती है। जालक ऊर्जा के पास में क्या है, एक मोल क्रिस्टल ठोस को उसके आयनों में विभक्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं जालक ऊर्जा। या आपके पास में आयनिक यौगिकों में या आयनिक यौगिकों के निर्माण हेतु दो भिन्न भिन्न गैसीय आयनों को एक मोल क्रिस्टल ठोस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे कहते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को U के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास में NaCl कंपाउंड है, Na+Cl-, यहाँ आपके पास में एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर Na+Cl- आयनों से हमें NaCl कंपाउंड बनाना होता तो आपके पास में वहाँ पे ऊर्जा मुक्त होती। ठीक है, जालक ऊर्जा को हम निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। U बराबर Na इंटू जेड माइनस E² बटा R²। ठीक है, और साथ में आपके पास में कोष्टक 1 माइनस 1/n। ठीक है, U के पास में जालक ऊर्जा है, Na आपके पास में अवोगाद्रो संख्या जिसका मान 6.022 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 23 होता है। Z प्लस धनायन पर कितना आवेश है, Z माइनस ऋणायन पर कितना आवेश है, और R आपके पास में है दोनों आयनों हैं उनके मध्य की दूरी कितनी है, N आपके पास में है बॉर्न गुणांक। ठीक है, इसको नोट करो। फिर आगे चलते हैं जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, और पहला आपके पास में है आयनिक आवेश या आयनों पर आवेश। आयनों पर आवेश, आयनों पर जो आवेश है वो जालक ऊर्जा के समानुपाती होता है। आयनों पर आवेश जितना ज़्यादा होगा आपके पास में जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, यानी आयनिक आवेश की बात करें, आयनिक आवेश प्रोपोर्शनल, आयनिक आवेश प्रोपोर्शनल जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा इसको हम ये भी कह सकते हैं, या U बराबर Z प्लस और Z माइनस, यानी के पास में Z प्लस Z माइनस है वो जालक ऊर्जा के समानुपाती होते हैं। आपके पास में आयनों पर आवेश बढ़ेगा तो आपके पास में जालक ऊर्जा का मान बढ़ता है। ठीक है, दूसरा आपके पास में है आयनिक त्रिज्या।
आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस यानी जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, प्रोपोर्शनल 1/r, यानी आपके पास में U प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, यानी कि आपके पास में आयनिक त्रिज्या का मान जितना ज़्यादा होगा आपके पास में जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं किसी आयनिक यौगिक के लिए, किसी आयनिक यौगिक के लिए जालक ऊर्जा का मान आयनिक त्रिज्या के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आपके पास में कोई ना कोई, आपके पास में कहने का मतलब ये है U प्रोपोर्शनल 1/r, आपके पास में जितना R का मान बढ़ेगा उतना आपके पास में जालक ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता जाता है। यानी जालक ऊर्जा आपके पास में वहाँ पे क्या होगी, कम होती है। ठीक है, जैसे अपन फॉर एग्जांपल बात करें लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, इसमें आपके पास में धनावेश समान है। अब ऋणायन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपके पास में यहाँ की बात करें तो आपके पास में जालक ऊर्जा का निम्न आयनिक यौगिकों में जालक ऊर्जा का घटता क्रम लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, यह आपके पास में एनर्जी का घटता हुआ क्रम है। और एनर्जी की बात करें तो आपके पास में जो एनर्जी है वो आपके पास में होगी 247, आपके पास में U बराबर किलो जूल प्रति मोल आयोनिक कंपाउंड, ये आपके पास में 247, 202 और आपके पास में इसके आपके पास में 191 और 147। ठीक है, यहाँ आपके पास में देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक 17 वर्ग है। इसमें ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है, आकार में वृद्धि होगी, R का मान बढ़ेगा। R का मान आपके पास में जालक ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आपके पास में इसकी जालक ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी इस कंपाउंड में चारों के लिए, और इसकी जालक ऊर्जा आपके पास में सर्वाधिक है, जालक ऊर्जा अधिकतम। ठीक है, यानी कि पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपके पास में आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ेगा तो आपके पास में जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास में अपन बात करें कि लिथियम फ्लोराइड एक कंपाउंड आपके पास में ये है, दूसरा कंपाउंड पर देखते हैं लिथियम फ्लोराइड, लिथियम, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। इनमें आपके पास में किसकी जालक ऊर्जा सबसे कम होगी, तो अपन बात करते हैं जालक ऊर्जा का घटता क्रम। और जालक ऊर्जा के घटते क्रम की बात करें तो लिथियम फ्लोराइड,
सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। इनकी जालक ऊर्जा की बात करें, लैटिस एनर्जी, और आपके पास में किलो जूल प्रति मोल की बात करें तो लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा होती है 247, 219। इनके पास में 247, 219। आपके पास में पोटेशियम फ्लोराइड है, इसकी जालक ऊर्जा 194 होती है, 194, 186, 171। ठीक है, ये आपके पास में जालक ऊर्जा का क्रम है। यानी कि आपके पास में लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और आपके पास में सीजियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा सबसे कम होगी। ये आपके पास में आकार का बढ़ता हुआ क्रम है। इनके पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आकार बढ़ रहा है। यहाँ धनायन का आकार बढ़ रहा है, इसमें ऋणायन का आकार आपके पास में बढ़ रहा था। ठीक है, तो आपके पास में धनायनों का, ऋणायनों का आकार बढ़ेगा तो आपके पास में आर की वैल्यू बढ़ेगी। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके पास में यू का मान क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम हो जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास में जालक ऊर्जा घटती है। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, ये आपके पास में दो कारक हो गए। आपके पास में आयनों पर आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ता जाएगा आपके पास में, तो आपके पास में आवेश बढ़ने पर आपके पास में क्या होगा, उसकी जालक ऊर्जा बढ़ेगी। और आवेश घटेगा, अगर आपके पास में आवेश घटेगा तो उसकी जालक ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा आपके पास में है, तीसरा आपके पास में प्रभावित करने वाला कारक देखिए हम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तीसरा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी आपके पास में इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो आपके पास में म्यू प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में जो n की वैल्यू है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि आपके पास में ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी आयनिक यौगिकों में, किसी आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के आयनों में, किसी आयनिक यौगिकों के आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है, जितनी अधिक होती है तो जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान उतना ही, जालक ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है, जालक ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है। यानी किसी आयनिक यौगिकों के लिए आयनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है जालक ऊर्जा का मान उतना ही कम होता है। ठीक है, ठीक है, जालक ऊर्जा का मान बोहर गुणांक पर निर्भर करता है, अर्थात जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान बोहर गुणांक पर, बोहर गुणांक पर निर्भर करता है, बोहर गुणांक पर
निर्भर करता है किसी आयनिक यौगिकों के आयनों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसमें आपके पास में देखो n की वैल्यू आपके पास में कम होगी तो आपके पास में u की वैल्यू आपके पास में क्या होगी, ज़्यादा होगी। n की वैल्यू ज़्यादा तो आपके पास में u का मान कम, u का मान ज़्यादा रहेगा तो n की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है मेडुलांक स्थिरांक। चौथा आपके पास में है मेडुलांक स्थिरांक। मेडुलांक स्थिरांक यानी कि u प्रोपोर्शनल a, तो आपके पास में e है उसको हम कहते हैं मेडुलांक स्थिरांक, a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पास में मेडुलांक स्थिरांक का मान जितना ज़्यादा होगा, a की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आपके पास में जालक ऊर्जा का मान उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसको नोट करो। यानी हम कह सकते हैं NaCl और सीजियम क्लोराइड। NaCl और सीजियम क्लोराइड में NaCl की जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है क्योंकि NaCl के लिए मेडुलांक स्थिरांक का मान सीजियम क्लोराइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है। NaCl कंपाउंड के लिए मेडुलांक स्थिरांक का मान आपके पास में 1.74 होता है। आपके पास में NaCl के लिए मेडुलांक स्थिरांक का मान आपके पास में 1.74 होता है। ठीक है, और 1.74 होता है। और सीजियम क्लोराइड के लिए मेडुलांक स्थिरांक का मान 1.64 होता है। और वो डिपेंड करता है आपके पास में NaCl में आपके पास में क्या होता है, Na प्लस में आपके पास में प्रत्येक Na प्लस 6Cl माइनस आयनों से घिरा होता है। प्रत्येक Na प्लस 6Cl माइनस आयनों से घिरा होता है और प्रत्येक Cl माइनस 6 Na प्लस आयनों के द्वारा घिरा होता है। अर्थात वहाँ पर आपके पास में 6:6 आपके पास में उनकी Na और Cl की सामान्य संख्या होती है। जबकि सीजियम क्लोराइड में प्रत्येक सीजियम आयन 8 Cl माइनस आयनों के द्वारा घिरा होता है और प्रत्येक Cl माइनस आयन 8 सीजियम प्लस आयनों के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, तो आपके पास में आकृति की बात करें तो आपके पास में जो NaCl है वो आपके पास में अष्टफलकीय होता है, जबकि आपके पास में सीजियम क्लोराइड की बात करें तो आपके पास में घनीय संरचना में होता है। इसलिए घनीय संरचना का जो आपके पास में मेडुलांक स्थिरांक है वो आपके पास में NaCl के जो अष्टफलकीय संरचना है उससे कम होता है। ठीक है, ये आपके पास में थे, यानी ये आपके पास में जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले 4 कारक थे: आयनिक त्रिज्या, आयनिक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मेडुलांक स्थिरांक। ठीक है, क्वेश्चन कई बार जाता है जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, जालक ऊर्जा के प्रभावित करने वाले कारकों को समझे तो आपके पास में 4 कारक है, इनके बारे में आपको लिखना है। आगे आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में जालक ऊर्जा पर डिपेंड करने वाला बॉर्न हेबर चक्र, और बॉर्न हेबर चक्र को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बॉर्न हेबर चक्र, बॉर्न हेबर साइकिल। ठीक है, धन्यवाद।